नमस्कार दोस्तों, 13 मई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। भाई, रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा निकल के आ चुका है अप्रैल का एंड इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट इनकरेजिंग, बहुत डिस्करेजिंग और आप कह सकते हो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स थोड़े खतरे में नजर आ रहे हैं। इस डाटा के हिसाब से इसको समझेंगे। फिर भाई, डोमेस्टिक वायलेंस से जो विक्टिम्स गुजरी हैं, जो वुमेन गुजरी हैं, ओवरऑल उनके रेस्क्यू में सुप्रीम कोर्ट आया है। शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट दिया है, इसको समझेंगे। फिर भाई, 90 लाख बेनिफिशरीज को उज्ज्वला स्कीम के अंदर रीफिल नहीं मिलता। मतलब ऐसा बताया गया है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 90 लाख ऐसे बेनिफिशरीज जिन्होंने उज्ज्वला के अंदर एलपीजी गैस का कनेक्शन लिया था, उन्होंने अपनी गैस सिलेंडर को भरवाया नहीं, रीफिल नहीं करवाया। तो इस पर्टिकुलर न्यूज में जो भी डाटा दिया गया इसको देखेंगे। डब्ल्यूएचओ के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं ओपनली हमारे प्रधानमंत्री साहब, क्या बोल रहे हैं इसको देखेंगे। फिर भाई, ये जो सेग्रेटेरियस ए करके ब्लैक होल है, इसके रिस्पेक्ट में इवेंट हॉरिजन जो टेलीस्कोप ने कुछ फाइंडिंग्स देखी हैं, ठीक है ना, जो ऑब्जर्वेशंस किए, इन ऑब्जर्वेशंस को समझेंगे। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, इस न्यूज के सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे आने वाले समय में ऐसा बताया जा रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है ना, अब ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती है ना, इंडिया के अंदर गलती बताती हैं। ये बता रही हैं कि भाई 2030 तक क्लाइमेट चेंज के चलते जो फूड प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा और देश के अंदर हंगर बढ़ जाएगी। अब कौन से लॉजिक पे ये बता रहे हैं इसको हम लोग देखेंगे। वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस लेक्चर की लिंक भी मिल जाएगा और इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें फ्रेंड्स, ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते तो लाइक बटन के बगल में सुपर थैंक्स का ऑप्शन, आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के भी वन टाइम हेल्प कर सकते हैं। लाइक और कमेंट करके जाइएगा दोस्तों वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। चलिए, डेसिमेट, वर्ड ऑफ द डे डेसिमेट, इसका क्या मतलब होता है? मतलब टू किल लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक जगह पे बहुत सारे एलिमेंट्स, प्लांट्स, मतलब डेसिमेट कर देना, बर्बाद कर देना, नेस्तो नाबूद कर देना, खत्म कर देना, ठीक है ना। तो मारना, कमजोर कर देना, हर चीज आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस प्लेनेट हैड बीन डेसिमेटेड बाय फेमिन एंड वॉर। तो वॉर और फेमिन की वजह से आधी पॉपुलेशन इस देश की डेसिमेट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, मर चुकी है, ये आप समझ सकते हो, ठीक है भाई। चलिए, पहली न्यूज, रिटेल इन्फ्लेशन कुकर्स टू एन ऑलमोस्ट 8 ईयर हाई एट 7.8%। अब इसके ऊपर देखना था, हिंदू एडिटोरियल में भी आर्टिकल आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। मतलब ये न्यूज एक दो दिन तक रहने वाली है न्यूज में, रीजन बीइंग एक सिग्निफिकेंट न्यूज है। जो इन्फ्लेशन ने जबरदस्त बढ़ा है। मार्च में जो ऑल इंडिया इन्फ्लेशन था ना, सीपीआई 6.95% था। अप्रैल में वो 7.8% पे पहुंच चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। और अगर रूरल इन्फ्लेशन की बात करिए तो रूरल इलाकों में इन्फ्लेशन है लगभग 8.4% और अर्बन इलाकों में 7.1%। ऐसा बताया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में। दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर इंडिया, दिस इज अ रियल बैड न्यूज फॉर इंडिया। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की बात की जाए केवल फूड के रिस्पेक्ट में, तो मार्च में था 7.7%, अप्रैल में पहुंच चुका है 8.4%। और रूरल इंडिया में है ये 8.5%, अर्बन से थोड़ा ज्यादा, लेकिन 8.4 और 8.5 दोनों ही बहुत ज्यादा है। और ये चौथा लगातार महीना है जब रिटेल इन्फ्लेशन 6% मार्क को क्रॉस कर चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो 4 ± 2 की रेंज बनाई है, इस रेंज से बहुत ऊपर निकल चुका है आपका इन्फ्लेशन, ठीक है। खास बात यहां पे ये बताई जा रही है कि फूड इन्फ्लेशन 8.4% हमारे लिए खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि व्हीट के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है। व्हीट एक ऐसी चीज है जिसको हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम व्हीट अफगानिस्तान को भेज रहे हैं फ्री में। टर्की ने हमसे हजारों मेट्रिक टन की तादाद में व्हीट खरीदने को बोला है, तो हम दुनिया भर में व्हीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये सब इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई इंडिया का व्हीट हम लेके आएंगे और दूसरी जगहों पे बेचेंगे। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद इंडिया एक पोटेंशियल एक्सपोर्टर की तरह नजर आ रहा है, लेकिन इतना वीट एक्सपोर्ट करने के चलते डोमेस्टिक जो आप कह लो अवेलेबिलिटी है वीट की, वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होती नजर आ रही है, दाम बढ़ते वीट के नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार को कॉशन रखने की जरूरत है कि एक लिमिट से ज्यादा एक्सपोर्ट ठीक नहीं है। फिर जो फ्यूल और लाइटिंग है, इसमें 10.8% का आप कह लीजिए ये इन्फ्लेशन देखने को मिला है। और इसके इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, टैक्सेस को कम करने की बात हो रही है। टैक्सेस कम करने के लिए आपको पेट्रोल और डीजल पे टैक्स कम करने पड़ेंगे। अब देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट ये निकल के आया, लेस इंपैक्ट ऑन लो इनकम स्ट्राटा। अप्रैल के इन्फ्लेशन नंबर्स को लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। इन्होंने बोला है कि देखिए, भले इन्फ्लेशन हाई है लेकिन डिमांड रिकवरी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, मतलब लोग बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं मार्केट में जाके। तो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, ये इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री का बोलना है।
और फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये भी बोलना है कि भाई ये लोअर हाउस होल्ड्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, हालांकि लोअर हाउस होल्ड्स पे इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री किस लॉजिक से ये कह रही है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एडिटोरियल वगैरह में डिस्कशन इसका देखेंगे। इंडस्ट्रियल आउटपुट 1.9% बढ़ा है मार्च में। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अप्रैल में पहुंच गया है 11% इन्फ्लेशन, 8% इसका इन्फ्लेशन था मार्च में। फूड और बेवरेजेस का जो इन्फ्लेशन है वो मार्च में था 7.47%, अप्रैल में 8.1% हो गया। ठीक है ना। वेजिटेबल इन्फ्लेशन की बात की जाए तो मार्च में था 11.6%, अप्रैल में हो गया 15.4%। इस प्रकार से बहुत बाकी इन्फ्लेशन के फिगर्स भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, ये पता है ना, अप्रैल 2022 में इन्फ्लेशन इतना बढ़ा, पता है ये किसके कंपैरिजन में आप देख रहे हो, मार्च 2022 के कंपैरिजन में। और मार्च सॉरी सॉरी एक मिनट, अप्रैल 2022 में जो इन्फ्लेशन आया है उसको अप्रैल 2021 से कंपेयर किया जा रहा है। और मार्च 2022 के लिए जो इन्फ्लेशन डाटा दिया जाता है ना, उसको मार्च 2021 से कंपेयर किया जाता है। और अगर अप्रैल 2022 को मार्च 2022 से कंपेयर किया जाएगा तो लिखा जाएगा मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन। तो ये जो बेसिक चीजें हैं इसको पता रखिएगा। फिर भाई देखा जाए तो जो क्लोथिंग और फुटवेयर है वो यहाँ पे काफी महंगे हो गए। अप्रैल में इन्फ्लेशन 9.85% है, मार्च में 2.4 था। फुटवेयर प्राइसेस का इन्फ्लेशन 12.12% से बढ़ा है। क्लॉथिंग का इन्फ्लेशन 9.51% से बढ़ा है। दो स्टेट्स इंडिया के जहां सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है वो है वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। 9.1% का इन्फ्लेशन है इन स्टेट्स में। तेलंगाना हरियाणा में भी लगभग 9% का इन्फ्लेशन है। केरला में 5.08 और तमिलनाडु में 5.37। ये कुछ दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इन्फ्लेशन सबसे कम है स्टेट वाइज। ठीक है ना। और अगर आप देखो तो अर्ली मई 2022 के रिस्पेक्ट में भी यही बताया जा रहा है कि भाई इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। आटा, वीट, एडिबल ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। बहुत से रीजन से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। टोमेटो, पोटैटो, जिंजर, सॉल्ट, एप्पल, पपाया जैसी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहने वाली है। जीएस पेपर टू इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है फूड प्रोडक्शन टू डिप, हंगर टू राइज इन इंडिया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। देखिए, यहां पे एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इफ्प्री के द्वारा, क्लाइमेट चेंज और फूड सिस्टम्स पे। इस रिपोर्ट का यह बोलना है कि भाई जो फूड प्रोडक्शन है वो 2030 तक इंडिया में 16% गिर जाएगा। और जो हंगर है, भूख है, वो इंडिया में 2030 तक 23% बढ़ जाएगी, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को अगर यहां पे कंसीडर कर लिया जाए। हाँ, यह बताया जा रहा है कि जो फूड कंजम्पशन है, किलो कैलोरी में जितना एक इंडिविजुअल एक दिन में कंज्यूम करता है ऑन एन एवरेज, वो नहीं घटेगा। बट ओवरऑल फूड प्रोडक्शन इंडिया के अंदर घटेगा। और ओवरऑल फूड जो कह लीजिए हंगर है वो बढ़ेगा इंडिया के अंदर, ऐसा यहां पे एफप्री का बोलना है। इसके लिए जो आप कह लीजिए रिसर्च स्टडी की गई, इसको नाम दिया गया इम्पैक्ट। ठीक है ना। ये सिमुलेट करता है नेशनल और इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट को। यहां पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो डाटा लिया गया है वो इन साइंटिस्ट से लिया गया जो कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर को बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। इंटरनेशनल मॉडलिंग का इस्तेमाल किया गया है। फिर जो नंबर ऑफ इंडियंस हैं जो हंगर के रिस्क पे रहेंगे 2030 तक, ऐसा बताया जा रहा है लगभग होंगे 73.9 मिलियन है, मतलब 7 करोड़ 40 लाख के लगभग। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये 90.6 मिलियन यानी 9 करोड़ 6 लाख पे भी पहुंच सकते हैं। जो एग्रीगेट फूड प्रोडक्शन इंडेक्स इंडिया के अंदर वो 1.6 से 1.5 हो जाएगा, मतलब फूड प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कम होगा, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। जो 2030 तक इंडियंस का पर कैपिटा पर डे का कंजम्पशन होगा वो लगभग 2600 किलो कैलोरी होगा। ग्लोबली अगर बात की जाए तो 2010 के कंपैरिजन में 2050 में जो फूड प्रोडक्शन है वो 60% बढ़ेगा। और ज्यादातर ये जो इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन है ये होगा डेवलपिंग कंट्रीज में, पर्टिकुलरली अफ्रीका में, जहां पे आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ेगी और इनकम भी थोड़ा बहुत यहां पे बढ़ने वाली है। फिर क्या बताया जा रहा है कि भाई जो डाइट्स हैं वो हाई वैल्यू फूड की तरफ जाएगी, हाई प्रोटीन कंटेंट, एनिमल फूड, मीट, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा कंज्यूम होंगे, प्रोसेस्ड फूड्स, एनिमल फूड प्रोडक्ट्स, इस तरीके की चीजें ज्यादा कंज्यूम होंगी। ये इस तरीके की चीजें हाई इनकम कंट्री जैसे यूएस, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज में तो कंज्यूम होती ही थी, अब डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों में कंज्यूम होगी। इनफैक्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना अफ्रीका की, वहां पे भी इन चीजों का कंजम्पशन बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि 2050 तक साउथ एशिया में जो मीट कंजम्पशन है वो आपका हो जाएगा डबल। और वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में, देखिए, 2030 तक साउथ एशिया और वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में मीट प्रोडक्शन होगा डबल, 2050 तक होगा ट्रिपल। मतलब मीट अच्छा खासा लोग यहां पे खाने वाले हैं। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, प्रोसेस्ड फूड की डिमांड बढ़ेगी।
2050 तक प्रोसेस्ड फूड की डिमांड साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में दुगने से भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई। फिर क्या बताया जा रहा है? प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोजेक्टेड टू ग्रो मोर देन डबल इन मोस्ट रीजन। मतलब सेंट्रल वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न साउदर्न अफ्रीका, वेस्टर्न साउथ सेंट्रल अफ्रीका में जो फ्रूट और वेजिटेबल्स की डिमांड है और जो प्रोडक्शन है वो दुगने से भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और देखा जाए तो 2050 तक जो एवरेज डाइटरी कंजम्पशन होगा ग्लोबली, वो 10% बढ़ के 3000 किलो कैलोरी पर कैपिटा पर डे पहुंच जाएगा। ओके भाई। फिर आगे क्या बताया जा रहा है? अलग अलग रीजन्स में फूड एक्सेस को आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन हो सकता है। कुछ रीजन में फूड अवेलेबल है, कुछ रीजन में फूड अवेलेबल नहीं है। उसकी बहुत सी वजह हो सकती है। फूड प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कैसा है, हिली टेरेन है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, लोगों के पास पैसा कितना है। तो इसके चलते लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे होंगे पूरी दुनिया में जो कि हंगर हंगर के लाइन के नीचे होंगे, ओवरऑल मतलब भूख से ग्रस्त होंगे वो। फिर आप देखो कि ग्लोबली अबाउट 70 मिलियन मोर पीपल विल बी एट द रिस्क फ्रॉम हंगर बिफोर ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंक्लूडिंग मोर देन 28 मिलियन इन ईस्ट एंड सदर्न अफ्रीका। मतलब पूरी दुनिया में लगभग 70 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो हंगर की वजह से, मतलब हंगर से ग्रस्त होंगे और ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से। मतलब जितने नॉर्मल नंबर्स निकल के आते हैं हंगर के, उससे 7 करोड़ लोग ज्यादा, उससे 70 मिलियन लोग ज्यादा भूखे होंगे। और इन 70 मिलियन की भूखे होने की वजह होगी क्लाइमेट चेंज। और इंडिया के कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है कि 2100 तक इंडिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा 2.4 डिग्री से 4.4 डिग्री। समर हीट वेव्स इंडिया के अंदर 2100 तक 3 गुनी हो जाएंगी। और अगर आप देखो तो हीट वेव्स का जो रेट है बढ़ने का, वो है 0.71 डेज पर डिकेड। मतलब हर 10 साल पे 0.71 डेज की हीट वेव बढ़ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। और नंबर इंडिया के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई ये एक न्यूज है, फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल एट द हार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो इवेंट हॉरिजन फैसिलिटी है, जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे जो स्ट्रांग आप कह लीजिए टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, इनको जोड़ के 300 रिसर्चर्स ने मिल्की वे के बीच में सेगिटेरियस ए नाम के ब्लैक होल की इमेज को यहां पे लिया है। और इस इमेज से ये पता चला है कि जो आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बहुत सही है। ये थ्योरी ये बोलती है कि जो ग्रेविटी का फोर्स है, ये कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम की वजह से होता है। मतलब जो स्पेस और टाइम है, अब स्पेस और टाइम को यहां पे मैं आपको एक पेज पे दिखा रहा हूं, वही सबसे अजीब बात है, जो कि स्पेस और टाइम को एक पेज पे देख पाना मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रोड पे खड़े हो और रोड आपको सामने बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, तो आपको स्ट्रेट नजर आएगा अपने सामने का स्पेस। लेकिन ये स्पेस ओवरऑल 3 डायमेंशन में कर्व्ड है और टाइम भी कर्व्ड है। तो स्पेस और टाइम के कर्व्ड होने के चलते ही हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील करने को मिलती है। ये बताया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बस थ्योरी में ज्यादा मत घुसो, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि भाई फिजिक्स के बड़े बड़े विद्वान भी इस थ्योरी को आज तक समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है कि ये जो ब्लैक होल मिला है सेगिटेरियस ए, बेसिकली यहाँ पे इवेंट हॉरिजन फैसिलिटी के फोटो से पता चला है कि हाँ भाई ये ब्लैक होल ही है सेगिटेरियस ए। एक ऐसा ही ब्लैक होल एक दूसरी गैलेक्सी मेसियर 87 के अंदर हमने ढूंढा था। मतलब ढूंढा क्या था, उसकी फोटो खींची थी, इसका नाम था M87। तो 2019 के पहले 2019 में इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप ने M87 नाम के ब्लैक होल को ढूंढ निकाला था, वो दूसरी गैलेक्सी में। उसी प्रकार से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में सेगिटेरियस ए की यहाँ पे फोटो खींची है किसने? इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप ने। और ये भी बहुत हद तक M87 जैसा ही दिख रहा है। ये भी ऑब्वियस सी बात है, एक ब्लैक होल है। हालांकि M87 से बहुत ज्यादा मुश्किल था सेगिटेरियस SGR-A की फोटो खींच पाना। क्यों? तो उसका रीजन ये है कि SGR-A ब्लैक होल का साइज M87 से 1000 गुना कम है। फिर सेगिटेरियस ए और इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप के बीच में बहुत सारा मैटर आ रहा था, इसलिए लाइन ऑफ साइट डिस्टर्ब हो रही थी। प्लस सेगिटेरियस ए के चारों तरफ जो क्लाउड्स है, वो कुछ ही दिनों में सेगिटेरियस ए का चक्कर लगा लेता है, तो वो क्लाउड हमारे व्यू को ब्लॉक करता है। M87 में ऐसा नहीं था। M87 के चारों तरफ जो क्लाउड था वो चक्कर लगाता था कई हफ्तों में, तो हमें टाइम मिल जाता था एक बार वो क्लाउड हट जाए हमारी लाइन ऑफ साइट में। लेकिन सेगिटेरियस ए में वो टाइम नहीं मिल रहा था। ये जो इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप है ना, इसकी पावर इतनी जबरदस्त है, एक ह्यूमन हाई से 30 लाख गुना इसकी आप कह सकते हो व्यूएबल शक्ति है, ताकत है। ठीक है ना? और आप समझ सकते हैं कि जो सेगिटेरियस ए हमसे 27 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, 2 करोड़ 70 लाख लाइट ईयर्स दूर है हमसे। और एक लाइट ईयर्स अपने आप में कितना बड़ा होता है, मतलब एक साल में लाइट जितना ट्रेवल कर जाएगी वो एक लाइट ईयर है। तो इतनी बड़ी डिस्टेंस को यहाँ पे इवेंट हॉरिजॉन ने देख लिया है, एक ब्लैक होल को यहाँ पे ट्रैक किया, अपने आप में बड़ी बात है। इससे रिलेटेड 2-3 आप कह लीजिए वीडियोस मैंने बना रखी है, अंडरस्टैंडिंग ब्लैक होल्स, इवेंट हॉरिजन।
और एक हाउ ग्रेविटी अफेक्ट साइन इन वीडियोस को आप देख लीजिए, काफी कुछ आपको इन वीडियोस से जानने में मिलेगा। जीएस पेपर 3 अवेयरनेस ऑफ स्पेस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर प्रधानमंत्री जी ने ओपनली बोला कि भाई डब्ल्यूएचओ को रिफॉर्म करने की जरूरत है। ये जो डब्ल्यूएचओ ने इंडिया के फिगर्स रिलीज किए हैं ना, इसके बाद इंडियन सरकार कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ से नाराज है। डब्ल्यूएचओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाइना के अगेंस्ट ज्यादा कुछ बोलने की औकात रखते नहीं और इंडिया को यहाँ पे आके ज्ञान बांटते फिरते हैं। तो ओपनली मोदी जी ने यहाँ पे बोला है कि भाई ये यूएन हेल्थ बॉडी है डब्ल्यूएचओ, इसका रिफॉर्म करने की जरूरत है। ये वैक्सीन अप्रूवल किस प्रकार से करती है, इसका रिव्यू प्रोसेस को करने की जरूरत है। ये सेकंड ग्लोबल समिट हो रहा था, इसको होस्ट कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन साहब। और भी बहुत से लीडर्स थे, अफ्रीकन यूनियन के, यूरोपियन यूनियन के, कनाडा के, जर्मनी के, साउथ अफ्रीका के, जापान के, साउथ कोरिया के। तो यहां पे बोला गया है कि भाई देखिए डब्ल्यूएचओ को रिफॉर्म की जरूरत है। साथ साथ मोदी जी ने बोला कि डब्ल्यूटीओ को बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, पेटेंट वेवर देना पड़ेगा। इंडिया साउथ अफ्रीका के 2020 के प्रपोजल पे कुछ हुआ ही नहीं, आज तक बातचीत ही हो रही है। तो फिर से इंडिया ने अपने स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, हर बार देते हैं हम लोग स्टेटमेंट्स, बट इनके कान पे जू नहीं रेंगती डब्ल्यूटीए जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के। फिर अगर आप देखो तो रशिया चाइना ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया है। डब्ल्यूएचओ ने हमारी 4.7 मिलियन डेथ्स रिपोर्ट की हैं बाय द एंड ऑफ 2021 पैंडेमिक की वजह से, और इंडिया कह रहा है कि इतनी नहीं है, लगभग 4,80,000 डेथ है, मतलब 10 गुना डेथ रिपोर्ट कर रहा है डब्ल्यूएचओ। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो भाई देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किसने की है, तो चाइना क्लेम करता है हमने की है, 331 करोड़ वैक्सीन ये दे चुके हैं। इंडिया के अंदर क्लेम है 191 करोड़ वैक्सीन हम एडमिनिस्टर कर चुके हैं। डब्ल्यूएचओ के रिस्पेक्ट में सरकार सीधे सीधे बोल रही कि इनका जो डाटा है वो फ्लॉड है, कलेक्शन मेथोडोलॉजी फ्लॉड है। और यहां पे इंडिया ये भी कह रही कि हमारी जो होममेड वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको अप्रूवल देने में भी डब्ल्यूएचओ ने बहुत समय लगा दिया था। तो ये किस हिसाब से अप्रूवल देते हैं वैक्सीन को, इसको भी चेक करने की जरूरत है। इंडिया यहां पे बोल रहा है कि हम 200 मिलियन डोजेस, लगभग 20 करोड़ डोजेस 98 कंट्रीज को दे चुके हैं अपनी कोविड वैक्सीन की। तो इस कंटेक्स्ट में हम इंटरनेशनल कोविड पैंडेमिक से लड़ने के लिए जो भी हमारी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पूरा कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई वो वुमेन विक्टिम्स जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से ग्रस्त हैं, उनकी यहां पे मदद की जाएगी। ठीक है भाई, तो मदद कैसे की जाएगी, तो राइट टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, ये क्या कंसेप्ट है, इसको भाई समझने की जरूरत है। देखिए क्या है कि एक वुमेन अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, उसके साथ उसकी फैमिली वगैरह रह रही है। अब बहुत से केसेस होते हैं, उस वुमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, या मान लीजिए किसी वजह से उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है और हस्बैंड के घर वाले उस वुमेन को परेशान कर रहे हैं, या मान लीजिए हस्बैंड अपने घर वालों के साथ मिलकर वुमेन को परेशान कर रहा है, या हस्बैंड मान लो किसी बाहर देश में चला गया वुमेन को परेशान कर रहा है। तो ऐसे केसेस में ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर राइट टू रिजाइड इन अ शेयर हाउस होल्ड है, इस पर्टिकुलर वर्ड को बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच थी, जिसमें जज एमआर शाह बैठे थे, बीवी नागरत्ना बैठे थे, वो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम की प्लिया को सुन रहे थे। उनका ये बोलना है कि भाई देखिए वुमेन एक बार शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद मान लो वो विडो हो गई, ठीक है ना, उसका हस्बैंड की मृत्यु हो गई, तो वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही है अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ। अब हस्बैंड की फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं, तो यहां पे वो वुमेन चाहे तो इस शेयर हाउस होल्ड से निकल के किसी दूसरे शेयर हाउस होल्ड में जा सकती है। मतलब उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली मेंबर्स के और भी अगर कहीं घर है, तो उन दूसरे घरों में जाके वुमेन रह सकती है। मतलब कि यहां पे उस वुमेन के ऊपर यह रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको उसी घर में रहना है जिस घर में ओवरऑल उसके हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली वाले रहते हैं। अब यहां पे एक बात क्वेश्चन ये उठेगा कि वुमेन वहां रहना ही क्यों चाहती है। देखिए यहां पे काफी वेराइड मैनिफेस्टेशंस निकल के आ रहे हैं इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। मतलब यह है कि एक वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो हस्बैंड और उसकी फैमिली है उससे रहने का कंपनसेशन मिल सकता है, मतलब वो कहीं और किराए पे लेके रह सकती है, पैसा उसके हस्बैंड की फैमिली वाले देंगे, या फिर उसके हस्बैंड की फैमिली के कहीं और 3-4 घर हैं, तो उन घरों में से कहीं पे भी वो वुमेन अपनी मन मुताबिक मर्जी के हिसाब से रह सकती है। ये बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। और मैनिफेस्टेशन इतना वाइड है कि वो वुमेन डिवोर्सी हो लेकिन वो बच्चे उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो तो भी रह सकती है, विडो हो गई हो वो तो भी रह सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि आज की डेट में वो वुमेन अपने हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के साथ किसी रिश्ते में बंधी हो, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो कभी रिश्ते में बंधी थी तो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर वो यहां पे अपने आप को कह सकते हो ना मदद दे सकती है इसके थ्रू। देखिए यही बताया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर वुमेन को राइट टू लिव इन द शेयर्ड हाउस होल्ड वाला अधिकार देना है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। यहां पे जो कोर्ट है
या जो मजिस्ट्रेट है वो बिना डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के, बिना प्रोटेक्शन ऑफिसर के किसी रिपोर्ट के, डीवी एक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर वुमेन को मदद दे सकता है, उसके लिए एक ऑर्डर पास कर सकता है। वो ऑर्डर एक्स पार्टे, इंटरिम, फाइनल, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आपके पास डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आई है, इसके बेसिस पे आप एक्शन लो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई उस वुमन को प्रॉब्लम हो रही है, वो वुमन एग्रीव्ड है, राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड वाला उसका जो सिद्धांत सही नहीं बैठ पा रहा है, हस्बैंड के घर वाले परेशान कर रहे हैं, तो यहां पे इंटरिम कोर्स में भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है वुमेन की मदद के लिए। तो आप समझ गए ना बात को। अगर हस्बैंड जिंदा है, हस्बैंड जिंदा नहीं है, डिवोर्स हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर हस्बैंड की फैमिली के घर है, तीन चार जगह और घर है, तो उन घरों में से कहीं पे भी रह सकती है वुमन। और अगर नहीं रहती तो उस केस में जो हस्बैंड के घर वाले हैं वो उस वुमेन के बाहर रहने का खर्चा यहाँ पे देंगे। तो ये रिलीफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। एक्चुअली में उत्तराखंड की हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने एक ऐसे ही सिमिलर केस में ये बोल दिया था कि भाई डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट नहीं है ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने, इसलिए हम यहाँ पे एग्रीव्ड विक्टिम को रिलीफ नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देना पड़ेगा रिलीफ, अगर वो सच में प्रॉब्लम में है तो आपको रिलीफ देना पड़ेगा। ओके, तो ये सब बातें बताई कि मतलब हमारे देश में सोसाइटल नॉर्म है वुमेन का कि वुमेन के बाद हस्बैंड के ऊपर कहीं ना कहीं वो वुमेन डिपेंडेंट हो जाती है। कभी कभी वुमेन को अलग रहना पड़ता है, जैसे जॉब कमिटमेंट से। अब वुमेन की जॉब दिल्ली में है, हस्बैंड की जॉब मान लीजिए जयपुर में है, तो दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो ये एक जेन्युइन रीजन हो सकता है कि हाँ भाई कोई जेन्युइन कमिटमेंट है तो अलग अलग रह रहे हैं। बट एक केस में अगर वुमेन जॉब नहीं कर रही है तो शी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, तो उस केस में राइट टू शेयर हाउस होल्ड वाला जो हिसाब है वो प्ले में आ जाएगा। जिस पेपर वन में न्यूज आपको काम आएगी। फिर उज्ज्वला स्कीम के रिस्पेक्ट में जानकारी दी गई है। 90 लाख बेनिफिशरीज को कोई भी रिफिल यहाँ पे नहीं मिला है। देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2021-22 में 90 लाख बेनिफिशरीज को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का बेनिफिट नहीं मिला। किस हिसाब से नहीं मिला कि भाई इनको यहां पे गैस सिलेंडर तो मिले थे बट इन्होंने अपने गैस सिलेंडर को रिफिल नहीं किया। और लगभग 1 करोड़ बेनिफिशरीज ऐसे थे जिन्होंने अपने गैस सिलेंडर को केवल एक बार रिफिल किया। ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली? तो चंद्रशेखर गौर नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आरटीआई मार के ये जानकारी निकाली है। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम है इसको मार्च 2020 में लागू किया गया था। एक्चुअली मार्च 2020 तक 8 करोड़ कनेक्शन लेने का टारगेट था। इसको चालू किया गया था 1 मई 2016 में, बलिया उत्तर प्रदेश में इसको चालू किया गया था, तब से ये स्कीम यहाँ पे चालू है। अगर देखा जाए तो अब तक 9 करोड़ कनेक्शंस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर दिए जा चुके हैं। जो इसका 2.1 वर्जन है, मतलब सेकंड वर्जन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, 2021-22 में शुरू हुआ था और इसका टारगेट था 1 करोड़ कनेक्शन हम लोग और देंगे। तो कनेक्शंस तो यहां पे दिए जा रहे हैं बट वो कनेक्शंस रीफिल नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसा पता चल रहा है इस आरटीआई से। इस आरटीआई रिप्लाई में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बताया है कि मार्च 2021 तक 65 लाख कस्टमर्स ऐसे हैं उनके जिन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई भी रिफिल नहीं लिया है। ये डाटा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के लिए 9.1 लाख और 15.96 लाख है रिस्पेक्टिवली। इनफैक्ट अगर आप देखो तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तो ये बोल रहा है कि हमारे पास केवल सितंबर 2019 तक का डाटा है, बाद का डाटा यहाँ पे है नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे एक गवर्नमेंटल क्लेम को रिफ्यूट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने ओवरऑल इस मार्च में लोकसभा में सबमिट किया कि जितने भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर बांटे गए हैं, हर सिलेंडर सालाना 3.66 रिफिल्स ले रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज एक सिलेंडर साल में 3.66 टाइम्स रिफिल हो रहा है। बट ये जो नई आरटीआई की थ्योरी निकल के आ रही है जो कि ये बोल रही है कि 90 लाख सिलेंडर्स तो पिछले साल में भरे ही नहीं गए, रिफिल ही नहीं हुए, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल कन्वेंशन और सरकारी स्टैंड को काउंटर कर रही है। ठीक है भाई। हालांकि इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, कोविड 19 के समय पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरीज को 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक 3 सिलेंडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए सरकार को। और एक भरा हुआ सिलेंडर, मैं बता दूं, 2 से 3 लोगों की फैमिली में कम से कम 3-4 महीने 5 महीने आराम से चल जाता है अगर उसको हिसाब से चलाया जाए तो अगर एक सिलेंडर को 3 बार भी रिफिल कराया जाता, और मैं ये कह सकता हूं कि जो लो इनकम हाउस होल्ड है वहां पे ठीक तरीके से ही इस्तेमाल किया जाता होगा सिलेंडर को, वेस्ट नहीं करते होंगे, तो अगर एक साल में सिलेंडर 3 बार भी भर लिया जाता है एक हाउस होल्ड में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई वो ठीक ठाक टाइम भरा जा रहा है। तो यहां पे बस निकल के कुछ ऐसा आ रहा है कि जो गवर्नमेंटल डाटा है और जो आरटीआई से डाटा निकल के आ रहा है वो उतना मैच नहीं हो रहा है। फिर आगे देखा जाए, यहां पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं जहां पे एलपीजी कवरेज 98% है लेकिन जो रिफिल रेट है, ठीक है ना, जो यूज का रेट है वो कम है।
तो वेस्ट बंगाल में क्लीन फ्यूल यूजेज केवल 40.2 है, राजस्थान में 41.4, आसाम में 42.1, यूपी में 49.5। ये नंबर यहाँ पे आपको दिए हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आई। और अगली न्यूज है भाई, गोटाबाया राजपक्सा ने रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। देखिए, रानिल विक्रमसिंघे को प्राइम मिनिस्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ना ये प्राइमरी रूलिंग पार्टी के हैं और ना ही ये प्रॉपर अपोजिशन पार्टी के हैं। अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रानिल विक्रमसिंघे। हालांकि इनको बस फेस बना दिया गया है नेशन का। रूलिंग पार्टी बोल रही है कि हम आपको बैक एंड से सपोर्ट देंगे। देखिए, राजा पाक्सा इस समय पे बैकग्राउंड में रहना चाहते हैं, वो लाइमलाइट में रहेंगे, मार खाएंगे, तो उनको लग रहा है कि भाई किसी दूसरे को सामने कर दो, तो उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। रानिल विक्रमसिंघे के सामने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, ट्रस्ट वोट पड़ेगा। ट्रस्ट वोट जीतते हैं नहीं जीतते हैं वो बाद में पता चलेगा। हालांकि मैं बता दूं, रानिल विक्रमसिंघे अपने गवर्नेंस में इंडिपेंडेंट नहीं है। उसका रीजन यह है कि बैक एंड में रूलिंग पार्टी के एमपी के सपोर्ट के दम पे इनकी सरकार है। अगर रूलिंग पार्टी का एमपी का सपोर्ट गया तो इनकी सरकार गिर जाएगी और ऐसे लीडर्स इफेक्टिवली ग्राउंड लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाते। आप सोचिए, मोदी जी के पास अगर हमारी लोकसभा में प्रॉपर बैकिंग ना हो, प्रॉपर मेजोरिटी ना हो, तो क्या वो टफ डिसीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो रानिल विक्रमसिंघे के लिए भी यहाँ पे टफ डिसीजन ले पाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज में चीज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।